हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं आपके ऊपर और आपका कहना होता है कि मैक्सिमम टाइम वो एलिगेशन फॉल्स होते हैं, उन एलिगेशंस के बेस पे क्या आपको फाइट करना उचित रहेगा। देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है। इवन कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, उनके मामले में जब मैंने उनकी एफआईआर पढ़ी और स्टेटमेंट्स वगैरह पढ़े तो उसके अंदर क्या था, टोटल वेग। मेरे इन लॉज ने डाउरी की डिमांड करी, मेरे इन लॉज मुझे हैरेस करते थे, इस तरह की चीजें थी। अब ऐसे में क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आपको क्वैशिंग में जाकर के क्वैश कराना चाहिए या ट्रायल ही चलाना चाहिए और कुछ। और आपको मैं यहां ये भी बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जजमेंट बताने वाला हूं, जिस जजमेंट में जब इस प्रकार के एलिगेशन पत्नी ने लगाए, कोर्ट ने उन सबको ऑब्जर्व किया और सभी की क्वेश्चन कर दी। तो दोस्तों, आपके बहुत काम आने वाला है वीडियो, प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा समझना। देखिए, कई बार हम ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल चीजों को ना समझ के अननेसेसरी चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस ने सही इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, इसको चैलेंज करने के लिए कभी हम किसी ऑफिसर के पास, कभी किसी ऑफिसर के पास चक्कर काट रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड हमें यह मिलता है कि कुछ हुआ नहीं। अब देखो, मेन बात है कि अगर आपके परिवार वालों पर गलत आरोप लगाए गए, उसमें आपकी बहन भी इन्वॉल्व है, भाई भी इन्वॉल्व है, मम्मी पापा इन्वॉल्व है और रिश्तेदार इन्वॉल्व है, तो आपका प्राइमरी पहला मकसद ये होना चाहिए कि किसी भी तरह से उनका नाम हम हटवाएं। पुलिस के एंड पे ही, कोर्ट तक जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। आपकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, ना कि पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करें। तो अगर आपकी पहली प्रायोरिटी ये होगी तो 90% मामलों में से आपके जितने रिश्तेदार हैं, पेरेंट्स हैं, उनके नाम हट जाते हैं। और अगर वो सारे नाम हट जाते हैं तो आप खुद अंदाजा नहीं लगा सकते आपको कितना बड़ा रिलीफ मिलेगा। और अगर वो नाम नहीं हटते हैं तो आपके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। रीजन, आपको कोर्ट्स में उन लोगों को लेकर के जाना पड़ेगा। क्वेश्चन होती है तो ठीक, अदरवाइज उनको ट्रायल में भी आना पड़ेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना। यानी सबसे पहला स्टेप होगा कि मम्मी पापा और जितने भी लोगों के नाम है भाई बहनों के, उन सबको पुलिस के एंड से हटाने की कोशिश करनी है। अब सेकेंडली, हम क्वेश्चन में जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम क्वेश्चन में जाते हैं तो उससे पहले हम विचार करते हैं, पता नहीं नाम हटेगा नहीं हटेगा, मैं जाऊं या ना जाऊं। यहां पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको जरूर जाना चाहिए। अगर आपके पास एक ऑप्शन है तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। गारंटी किसी भी चीज की नहीं होती। मेन बात है कि अगर आप क्वेश्चन में जाते हैं तो आपके रिश्तेदारों के नाम हट भी सकते हैं और नहीं भी हट सकते, क्वेश्चन खारिज भी हो सकती है। इवन कई बार हाई कोर्ट से क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाती है तो आदमी हमसे पूछता है, सर मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं ना जाऊं, अगर जाऊं तो क्या नाम हट जाएंगे? कोई गारंटी नहीं है, हट भी सकते हैं, नहीं भी हट सकते। आपकी चॉइस है, आप जाना चाहें या ना जाना चाहें। लेकिन देयर आर लॉट ऑफ केसेज जहां पर हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने नाम क्वैश कर दिए। अभी मैंने ही अपने चैनल पर अपना ही एक स्वयं का जजमेंट डाला था, जो कि मुंबई हाई कोर्ट से 6 लोगों के नाम रिजेक्ट होकर आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने 6 के 6 लोगों की क्वेश्चन कर दी थी। 29 अप्रैल 2024 का जजमेंट था, जिसपे 2 वीडियो मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं। यानी कि उदाहरणों की कोई कमी नहीं है, केवल आपको समझना है। देखो, अगर आपके पास फाइनेंशियली इतनी दिक्कत नहीं है और आप आगे मूव ऑन कर सकते हो तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि ट्रायल अच्छा ऑप्शन नहीं है। आपको क्वेश्चन में जाना चाहिए, वहां से नाम हट जाते हैं तो सामने वाली पार्टी पर भी बहुत इंपैक्ट उस चीज का पड़ता है। अब देखो, जो आज का ये मामला मैं आपको बताने वाला हूं, ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मामला है। यहां पर ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ और मदर इन लॉ पर एलिगेशन लगाए गए थे, जबकि जो पत्नी थी वो अपने पति के साथ अलग रहती थी। बहुत से मामले होते हैं, शादी हो जाती है, उसके बाद पति जॉब करता है तो वहां पे साथ में रहते हैं, या पत्नी स्वयं भी कई बार जॉब करती है तो अलग रहते हैं। फिर इस केस में जो पत्नी होती है वो कैसे दिखाती है, मैं अपने पति के साथ यहां रहती थी, जो मेरे इन लॉज थे वो वहां पे आया करते थे, आकर के मेरे को प्रताड़ित करते थे, लाइक दिस। तो इस मामले में भी जो एलिगेशन थे वो कुछ इसी प्रकार के थे कि मैं अपने पति के साथ इस पर्टिकुलर प्लेस पर रहती थी और जो मेरे इन लॉज थे वहां पर आते थे, आगे के बाद अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए डाउरी डिमांड करते थे, उसको प्रताड़ित करते थे, दैट्स इट। इसी तरह के एलिगेशन थे। तो जब एफआईआर को देखा गया और 161 सीआरपीसी के बयानों को देखा गया तो दोनों में ही जो बयान थे उनमें जो स्पेसिफिक एलिगेशन है उनकी कमी कोर्ट ने पाई। कोर्ट को लगा कि भाई कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, बस केवल बनाया गया है कि विजिट करते थे अगर साथ में नहीं रहते तो। ये प्राइमा फेसी क्लियर है कि वो लोग अलग रहते थे, पति पत्नी अलग रहते थे, वो उसके कंटेंट में भी आ रहा है। तो फिर ऐसे में उन लोगों पर अगर मुकदमा चलाया जाता है तो अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ होगा और सारे इन लॉज के नाम उसमें से हटा दिए गए। तो यहां पे पति पक्ष को बहुत बड़ी राहत मिल गई। अब केवल हस्बैंड का नाम है जो कि आसानी से डील किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कुछ मामलों में कि हाई कोर्ट खारिज कर दे, उसके बाद अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाने की फाइनेंशियल कैपेसिटी रखते हो तो आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको वहां से राहत मिलती है और वहां से राहत जो मिलती है उसका इंपैक्ट हर एक चीज पे आता है। तो इस बात को आपको समझ के चलना है। तो दोस्तों, ये जो पूरा मामला है, इस मामले का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप पूरी बात को पढ़ सकते हैं कि
एक्चुअल में मैटर क्या है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है चीज को समझना। जो आपको इस वीडियो में समझाया जा रहा है वो समझिए, क्योंकि जजमेंट्स का क्या है, कोई जजमेंट को कोर्ट मानता है नहीं मानता है, वो एक डिफरेंट मैटर हो जाता है ना। लेकिन मेन बात है कि जो सार है वीडियो का वो आपको समझ आना चाहिए, ताकि उससे आप लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।